नमस्कार। इस क्षेत्र और देश की हालिया गतिविधियों पर केंद्रित आज की इस विशेष चर्चा में सभी का स्वागत है। नमस्कार। पिछला हफ्ता वैश्विक मंच पर काफी हलचल भरा रहा, खासकर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में। और आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हम खास तौर पर देखेंगे कि कैसे ये मौसम की जो चरम घटनाएं हैं और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। हाँ। विशेषकर पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर जैसे मतलब काफी संवेदनशील इलाकों में ये समझना जरूरी है कि ये दोनों पहलू एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यह विश्लेषण प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और ये स्टाइलो न्यूज द्वारा संचालित है, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। तो चलिए पिछले सप्ताह की जो मुख्य घटनाएं रहीं, उनके स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असर क्या हुए, जो प्रमुख निर्णय लेने वाले लोग हैं उनका नजरिया क्या है और आगे क्या हो सकता है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम से। पिछले हफ्ते पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में मौसम कहना पड़ेगा काफी उग्र रहा। सबसे ताजा घटना सुपर टाइफून फंगवोंग की है, जी, जिसे कुछ जगहों पर फेंगवांग भी कहा जा रहा है। जी हाँ, फंगवोंग। ये 6 नवंबर के आसपास फिलीपींस के पूर्व में बना और बहुत तेजी से ताकत पकड़कर सुपर टाइफून बन गया। सुपर टाइफून? जी, सुपर टाइफून मतलब हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, करीब 52 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई थी। और इसने 9 नवंबर की शाम को फिलीपींस का जो मुख्य द्वीप है लुजोन, वहां दस्तक दी। जबरदस्त हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई। और ये फिलीपींस के लिए एक और बड़ी चुनौती है। वो बेचारे अभी हाल ही में आए टाइफून सीगल की तबाही से उभरने की कोशिश ही कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। बताया जा रहा है कि सीगल से 200 से ज्यादा जानें गईं, लाखों लोग प्रभावित हुए। जी हाँ। ऐसे में एक और शक्तिशाली तूफान का आना वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल बिल्कुल। फंगवोंग जब लुजोन पार कर गया तो थोड़ा कमजोर जरूर हुआ और दक्षिण चीन सागर में चला गया। अच्छा। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये समुद्र के गर्म पानी से फिर ताकत हासिल कर सकता है। ओह, फिर से? हाँ, उम्मीद है कि ये 11 से 13 नवंबर के बीच ताइवान के दक्षिण पश्चिमी तट के पास पहुंचेगा। हाँ। हालांकि शायद ये सीधे तट से न टकराए और पहले ही थोड़ा कमजोर हो जाए। लेकिन इसका आकार इतना बड़ा है और ये उत्तर पूर्वी मानसून के साथ मिलकर असर दिखाएगा, तो ताइवान में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। मतलब असर तो होगा ही? जी, असर तो होगा। संबंधित समुद्री इलाकों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। कुछ जगहों पर तो 10 मीटर यानी करीब 30 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बाप रे! यानी सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, ताइवान और आसपास के समुद्री रास्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। और क्या इसी दौरान कोई और मौसम संबंधी गतिविधि भी थी? हाँ थी। इसी हफ्ते की शुरुआत में 6 नवंबर की रात को एक और शक्तिशाली तूफान था हाईगुई। वो भी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए वियतनाम की तरफ जा रहा था। अच्छा, एक और? जी। और अगर हम थोड़ा और पीछे देखें, अक्टूबर के अंत में तो मौसम विज्ञानी जैसे वू शेंगयू हैं वेदर रिस्क मैनेजमेंट कंपनी के, हाँ, वो ग्वाम के दक्षिण और फिलीपींस के पास एक साथ 3 उष्णकटिबंधीय सिस्टम मतलब सिस्टम ए, बी, सी, उन पे नजर रखे हुए थे। 3 एक साथ? हाँ 3। तब ये भी आशंका जताई जा रही थी कि सिस्टम बी शायद टाइफून बन जाए और सिस्टम बी और सी आपस में मिल भी सकते हैं। तो ये दिखाता है कि ये पूरा क्षेत्र इस मौसम में कितना कितना सक्रिय रहता है। इन तूफानों का असर तो साफ दिख रहा है। स्थानीय स्तर पर फिलीपींस में जानमाल का नुकसान हुआ है, लोगों को घर छोड़ना पड़ा, बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हुई है। जी ताइवान में भी लोग अब बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, चीन, इन सब की जो मौसम और आपदा प्रबंधन एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। आपस में समन्वय बनाकर काम कर रही हैं, लगातार पूर्वानुमान जारी कर रही हैं, लोगों को सुरक्षित रखने के उपाय कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं है। सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर पड़ा है। इन तूफानों की वजह से दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत में जो समुद्री जहाजों की आवाजाही है, हवाई यातायात है, हाँ, उसमें बड़ी रुकावटें आई हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ स्थानीय जीवन को अस्त-व्यस्त करती हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार को भी प्रभावित कर सकती हैं। जी हाँ। और ये स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब इसी क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव भी चरम पर हो। यही सबसे दिलचस्प और चिंताजनक बात है। एक तरफ प्रकृति का प्रकोप है तो दूसरी तरफ इंसानी गतिविधियां हैं जो तनाव बढ़ा रही हैं। चलिए अब इसी भू राजनीतिक पहलू पर आते।
मौसम की इन चुनौतियों के बीच ये क्षेत्र सैन्य और कूटनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी बना रहा। सबसे ताज़ा घटना क्या रही? सबसे हालिया घटना हुई 10 और 11 नवंबर को। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने दक्षिण चीन सागर में लाइव फायर अभ्यास किया। अच्छा, मतलब असली गोलियों और मिसाइलों के साथ। लाइव फायर। जी, लाइव फायर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अभ्यास ठीक उसी समय हो रहा था जब टाइफून फंग वोंग इस क्षेत्र से गुजर रहा था। एक तरफ तूफान, दूसरी तरफ सैन्य अभ्यास। इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? चीन का क्या कहना है इस पर? देखिए, चीन का जो आधिकारिक पक्ष है वो ये है कि यह अभ्यास नियमित है। अच्छा, इसका उद्देश्य अपनी युद्ध तत्परता बनाए रखना है और क्षेत्र में अपनी संप्रभुता जताना है। उन्होंने अभ्यास के दौरान सुरक्षा कारणों से कुछ समुद्री और हवाई क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित भी कर दिया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इसे चीन द्वारा शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्र मौसम की मार झेल रहा है। हाँ, टाइमिंग तो अजीब है। जी, ये कदम जो है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, इस समुद्री रास्ते में तनाव को और बढ़ा सकता है। और ये अकेली घटना नहीं थी, इससे ठीक पहले भी चीन की नौसेना से जुड़ी एक बड़ी खबर आई थी, है ना? हाँ बिल्कुल, 8-9 नवंबर को चीन ने सानिया नौसैनिक अड्डे पर अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान, कैरियर फुजियान, उसको आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया। तीसरा? जी, तीसरा। और ये चीन के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि फुजियान उनका पहला विमान वाहक पोत है जो पूरी तरह से घरेलू तकनीक से बना है। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम लगा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट, ये तो काफी एडवांस्ड तकनीक है। बहुत एडवांस्ड। ये विमानों को तेजी से और ज्यादा वजन के साथ लॉन्च करने में मदद करती है। अमेरिका के अलावा चीन ही ऐसा देश है जिसके पास ये तकनीक है। यानी ये चीन की नौसैनिक ताकत में एक बड़ा इजाफा है, खासकर दूर के इलाकों में अपनी शक्ति दिखाने की क्षमता में। निश्चित रूप से। रिपोर्टों के अनुसार चीन का प्लान है कि फुजियान को जल्द ही पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया जाए। पश्चिमी प्रशांत में? जी, जिसमें ताइवान जलडमरू मध्य भी शामिल है। और इसी संदर्भ में एक चीनी सैन्य विशेषज्ञ हैं, सोंग ताओ, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ताइवान फुजियान के लिए एक आदर्श होम पोर्ट या अड्डा बन सकता है। अब इस बयान की ताइवान और कई अन्य देशों ने कड़ी आलोचना की। इसे चीन के आक्रामक इरादों का संकेत माना गया। जाहिर है, तो चीन एक तरफ अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और उसे दिखा भी रहा है। इसके जवाब में, या कहें इसी दौरान, अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से क्या गतिविधियां देखने को मिली? अमेरिका और फिलीपींस ने अपनी जो दशकों पुरानी सैन्य साझेदारी है उसे और मजबूत किया है। हाँ, 8 नवंबर को उन्होंने दक्षिण चीन सागर में मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने को अंतिम रूप दिया। जॉइंट टास्क फोर्स। जी, और इसी समझौते के तहत उत्तरी फिलीपींस में बतानेस प्रांत है जो ताइवान के काफी करीब है। बतानेस? हाँ, सुना है। वहां 2 सैन्य ठिकानों तक अमेरिकी सेना की पहुंच बढ़ाई गई है। बतानेस प्रांत, ये वही इलाका है ना जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाशी चैनल के पास है? बिल्कुल। बाशी चैनल यह ताइवान और फिलीपींस के बीच का समुद्री रास्ता है और चीनी नौसेना के लिए प्रशांत महासागर में जाने का एक अहम मार्ग भी है। और देखिए, फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, उन्होंने भी हाल के दिनों में क्षेत्रीय सुरक्षा पर काफी कड़ा रुख अपनाया है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने यहां तक कहा है कि उत्तरी फिलीपींस पर नियंत्रण रखना ताइवान जलडमरू मध्य में किसी भी संभावित संघर्ष के नतीजे के लिए महत्वपूर्ण होगा। अच्छा। जी, ये दिखाता है कि फिलीपींस अब ताइवान और अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहा है। ये तो फिलीपींस की पिछली नीतियों से एक बदलाव का संकेत लगता है। हाँ, काफी बड़ा बदलाव है। और क्या अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए और भी कदम उठाए हैं? हाँ, 1 नवंबर को अमेरिका ने बतानेस द्वीप समूह में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की घोषणा की थी। इसमें एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी शामिल है। एंटीशिप मिसाइल बतानेस में? जी, इसका सीधा मकसद बाशी चैनल पर अपनी पकड़ मजबूत करना लगता है। और इससे पहले 2 नवंबर को फिलीपींस ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में एक संयुक्त नौसैनिक गश्त का नेतृत्व भी किया था। चीन की क्या प्रतिक्रिया थी इस संयुक्त गश्त पर? जाहिर है खुश तो नहीं हुए होंगे। बिल्कुल नहीं। चीन ने इसकी कड़ी निंदा की थी, इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को भंग करने वाला कदम बताया था। तो ये दिखाता है कि कैसे हर पक्ष दूसरे के कदमों को शक की नजर से देख रहा है और उसे अपने हितों के खिलाफ मान रहा है। इन सैन्य गतिविधियों के बीच क्या कूटनीति के स्तर पर भी कुछ हुआ? हाल ही में
एपेक शिखर सम्मेलन भी हुआ था। हाँ, हुआ था। 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 6 साल में पहली बार आमने-सामने मुलाकात हुई। 6 साल बाद? ये तो काफी अहम मुलाकात रही होगी। जी, बहुत अहम मानी जा रही थी। इस मुलाकात का नतीजा क्या रहा? क्या इससे तनाव कुछ कम हुआ? देखिए, एक नतीजा तो ये निकला कि अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा था, उस पर एक अस्थायी रोक लगी। अच्छा, ट्रेड वॉर पर। जी, अमेरिका ने कुछ चीनी सामानों पर टैरिफ कम करने पर सहमति जताई और चीन ने बदले में ज्यादा अमेरिकी उत्पाद, खासकर कृषि उत्पाद खरीदने का वादा किया। लेकिन ताइवान का जो संवेदनशील मुद्दा है, उस पर कोई खास चर्चा नहीं हुई, या कहिए कि उसे टाला गया। कुछ विश्लेषकों ने इसे चीन के लिए एक रणनीतिक जीत माना, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर ताइवान पर दबाव नहीं बनाया। और क्या सैन्य स्तर पर भी कोई बातचीत हुई? उसी दौरान अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ और चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के बीच भी बातचीत हुई। ओके। इसमें दोनों पक्षों ने शक्ति संतुलन बनाए रखने और किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए संचार माध्यम मतलब कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रखने पर जोर दिया। हालांकि कुछ रिपोर्टों में इस बात पर संदेश जताया गया कि क्या ये चैनल संकट के समय वाकई प्रभावी साबित होंगे। हाँ, चीन के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ये संदेह लाजमी है। जी। एपेक में और क्या महत्वपूर्ण रहा इस क्षेत्र के संदर्भ में? एपेक बैठक के दौरान ही अमेरिकी और ताइवानी अधिकारियों के बीच भी अलग से मुलाकात हुई। अमेरिका और ताइवान की? जी, इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सेमीकंडक्टर तो आप जानती हैं आज कितने महत्वपूर्ण हैं, और ताइवान इसका एक बड़ा उत्पादक है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा सचिव ने आसियान देशों यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, उनसे भी आग्रह किया कि वे दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट रुख अपनाएं। अच्छा, आसियान से भी कहा? जी, उन्होंने एक क्षेत्रीय समुद्री निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र बनाने का प्रस्ताव भी रखा। यानी अमेरिका अपने सहयोगियों को चीन के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मनीला में भी एक अहम बैठक हुई, है ना? जी हाँ, 7 नवंबर को मनीला में दक्षिण चीन सागर पर एक संवाद हुआ। इसमें जापान और जर्मनी जैसे देशों ने भी ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया। जापान और जर्मनी ने भी? जी, जापानी राजदूत काजुयार एंडो और जर्मन राजदूत एंड्रियास पफाफिरनोश दोनों ने कहा कि इस क्षेत्र की स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और इसी बैठक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस ने मिलकर चीन के खिलाफ एक कड़ा बयान भी जारी किया था शायद। बिल्कुल, इन चारों देशों के रक्षा मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। उसमें उन्होंने चीन की उन कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की जिन्हें वह अस्थिर करने वाली मानते हैं। उन्होंने पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में बल या जबरदस्ती के जरिए यथास्थिति को एक तरफा बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध किया, और साथ ही उन्होंने 2016 के दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसले का भी समर्थन किया। ये 2016 का फैसला क्या है, जरा संक्षेप में बता सकते हैं? बहुत बार जिक्र आता है इसका। जी, 2016 में हेग में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फिलीपींस द्वारा दायर एक मामले में फैसला सुनाया था। इस फैसले में दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन के जो ऐतिहासिक दावे थे उन्हें खारिज कर दिया गया था। अच्छा। चीन ने इस फैसले को कभी नहीं माना, वो इसे अवैध बताता है। तो इन 4 देशों द्वारा इस फैसले का जिक्र करना ये चीन के लिए एक सीधी चुनौती है। समझ गए। और चीन ने इस संयुक्त बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जी, चीन ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं माओ निंग, उन्होंने इसे झूठी कहानी और राजनीतिक उकसावा बताया और 2016 के फैसले को फिर से अवैध और अमान्य करार दिया। चीन ने इन देशों से कहा कि वे क्षेत्रीय मामलों में दखल ना दें और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने के जो प्रयास हो रहे हैं उनका सम्मान करें। इस पूरे घटनाक्रम में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका भी अहम लग रही है, वो भी काफी मुखर है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी चीन के बढ़ते सैन्य विस्तार को लेकर काफी चिंतित है। उनके रक्षा मंत्री हैं रिचर्ड माल्स, उन्होंने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य निर्माण बताया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा? जी, और कहा है कि इससे ऑस्ट्रेलिया के जो समुद्री व्यापार मार्ग हैं उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। इसी चिंता के जवाब में ऑस्ट्रेलिया अपनी नौसैनिक क्षमताएं बढ़ा रहा है। कैसे? इसमें जापान से नए फ्रिगेट यानी युद्धपोत खरीदना शामिल है और AUKUS साझेदारी के तहत
मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, उसके तहत अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु पनडुब्बी और अंडर वाटर ड्रोन विकसित करना भी शामिल है। परमाणु पनडुब्बी भी? जी। तो कुल मिला के एक तरफ चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, दावे जता रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर उसे संतुलित करने और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जमीनी स्तर पर क्या असर दिख रहा है, लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? स्थानीय स्तर पर देखें तो जैसा हमने पहले कहा, फिलीपींस के बतानेस प्रांत के निवासी हैं, वो अब चिंता में हैं। उनका शांत द्वीप समूह अचानक एक रणनीतिक सैन्य हॉटस्पॉट बन गया है। हाँ, जाहिर है चिंता होगी। ताइवान लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और अपनी रक्षा तैयारी बढ़ा रहा है। फिलीपींस के अंदर भी इस बात पर बहस चल रही है कि देश को अमेरिका के कितना करीब जाना चाहिए और चीन के साथ संबंधों को कैसे संभाला जाए। ये एक मुश्किल संतुलन है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या मायने हैं? राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपनी रक्षा नीतियों को बदल रहे हैं, अमेरिका के साथ अपने गठबंधनों को और मजबूत कर रहे हैं। वहीं चीन अपनी सैन्य शक्ति का लगातार प्रदर्शन कर रहा है और अपने संप्रभुता के दावों पर अडिग है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पूरी स्थिति अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को साफ दिखाती है। साथ ही ये भी दिख रहा है कि अमेरिका के सहयोगी देश अब ज्यादा एकजुट होकर चीन की चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब का नतीजा ये है कि दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरू मध्य में स्थिरता के लिए जोखिम लगातार बढ़ रहा है। ये तो हुई घटनाओं और उनके असर की बात। अब थोड़ा रुककर इन अलग अलग किरदारों के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि हर कोई अपने हितों के हिसाब से कदम उठा रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों का मुख्य ध्यान किस पर है? अमेरिका और उसके सहयोगी मतलब फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये मुख्य रूप से क्षेत्र में शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। वो नेविगेशन की स्वतंत्रता, यानी सभी देशों के जहाजों की आबाद आवाजाही, उसे सुनिश्चित करना चाहते हैं, खासकर दक्षिण चीन सागर जैसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर। और साथ ही वे चीन की बढ़ती मुखरता और सैन्य ताकत को रोकना या कह लीजिए संतुलित करना चाहते हैं। उनके संयुक्त अभ्यास, बयान, सैन्य तैनाती सब इसी तरफ इशारा करते हैं। जी, सब इसी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। और चीन का नजरिया क्या है? वे इन कदमों को कैसे देखते हैं? चीन का जोर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर है। वे दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करते हैं और ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। हाँ। चीन अपने सैन्य अभ्यासों और विमानवाहक पोत की तैनाती को रक्षात्मक कदम बताता है, जो उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी हैं, ऐसा उनका कहना है। वे अमेरिका और उसके सहयोगियों की गतिविधियों को बाहरी हस्तक्षेप और उकसावे की कार्रवाई मानते हैं। उकसावा? जी, उनका कहना है कि ये क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं। फिलीपींस की स्थिति काफी दिलचस्प लगती है क्योंकि उसकी चीन के साथ गहरे आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध भी हैं। बिल्कुल, फिलीपींस एक तरह से आप कह सकते हैं संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। एक तरफ वो अपनी संप्रभुता, खासकर अपने समुद्री क्षेत्रों में, उस पर जोर दे रहा है और इसके लिए अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ वो चीन के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को भी बनाए रखना चाहता है और सीधे टकराव से बचना चाहता है। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर का रुख पहले के मुकाबले ज्यादा अमेरिका समर्थक दिख रहा है, लेकिन ये संतुलन साधना आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान नहीं है। और ताइवान, उसका लक्ष्य तो स्पष्ट ही लगता है। हाँ, ताइवान का मुख्य लक्ष्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखना है। इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की लगातार कोशिश कर रहा है और साथ ही अपनी रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है। जापान और जर्मनी जैसे देशों का ताइवान जलडमरू मध्य की स्थिरता पर जोर देना, ये ताइवान के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि इस मुद्दे को सिर्फ चीन और ताइवान के बीच का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। इन घटनाओं को कवर करने वाले समाचार स्रोत भी तो अलग अलग कहानी बताते होंगे। हमें जानकारी तो इन्हीं स्रोतों से मिलती है। निश्चित रूप से अलग अलग देशों के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वो घटनाओं को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण या संपादकीय लाइन के हिसाब से पेश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ताइवान के स्रोत हैं जैसे चीन टाइम्स, UDN, लिबर्टी टाइम्स नेट, ACTN। चीन के मुख्य भूमि के स्रोत हैं जैसे शिन्हुआ, पीपल्स डेली, ग्लोबल टाइम्स, फीनिक्स न्यूज। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्रोत हैं जैसे रॉयटर्स, BBC, CNN, अल जजीरा, DW, इकोनॉमिक टाइम्स। ये सभी एक ही घटना को अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। क्या इसका कोई पैटर्न दिखता है कि कौन किस तरह की बातें ज्यादा करता है? हाँ, आमतौर पर दिखता है। चीनी स्रोत जो हैं वो संप्रभुता, स्थिरता
और बाहरी हस्तक्षेप या उकसावे की निंदा पर ज्यादा जोर देते हैं। वे अपनी सैन्य गतिविधियों को जायज ठहराते हैं। वहीं पश्चिमी देशों और उनके सहयोगी देशों के स्रोत अक्सर चीन की आक्रामकता, अस्थिरता फैलाने वाले कदमों या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छा। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम केवल इन रिपोर्ट किए गए तथ्यों और दृष्टिकोणों को सामने रख रहे हैं, बिना किसी का पक्ष लिए या किसी दृष्टिकोण का समर्थन किए। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या वहां भी ऐसा ही ध्रुवीकरण दिखता है? हाँ, सोशल मीडिया पर भावनाएं काफी बटी हुई हैं, लेकिन विश्लेषण खासकर एक्स यानी ट्विटर पर आधारित बताता है कि #चाइना, #पैसिफिक, #ताइवान, #साउथ चाइना सी, #फिलीपींस और #PLA जैसे हैशटैग पर जो चर्चा हो रही है, हाँ। उसमें नकारात्मक भावनाएं मुख्य रूप से हावी हैं। नकारात्मक किस तरह की? मतलब क्या कह रहे हैं लोग? कई यूजर्स, खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र और पश्चिमी देशों के, वो चीन की कार्रवाइयों को विस्तारवादी, धमकाने वाला और जबरदस्ती करने वाला मान रहे हैं। अच्छा। वे चीन के दावों और सैन्य अभ्यासों की आलोचना कर रहे हैं। सकारात्मक या तटस्थ टिप्पणियां तुलनात्मक रूप से कम हैं और वे अक्सर या तो आर्थिक सहयोग की बात करती हैं या फिर उन अकाउंट से आती हैं जिन्हें राज्य समर्थित माना जाता है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि इस मुद्दे पर संवाद कितना ध्रुवीकरित, मतलब पोलराइज्ड हो चुका है। जी बिल्कुल। पहलू। अब आगे क्या? आने वाले दिनों में किन घटनाक्रमों पर नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले तो टाइफून फंग वोंग का रास्ता और उसका असर, इस पर नजर रखनी होगी, खासकर 11 से 13 नवंबर के आसपास, जब ये ताइवान और दक्षिणी चीन के करीब पहुंचेगा। हाँ, मौसम पर तो नजर रहेगी। जी, इससे न सिर्फ मानवीय और आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि ये मौजूदा तनाव के बीच राहत और बचाव कार्यों में भी बाधा डाल सकता है। और सैन्य मोर्चे पर? PLA का जो लाइव फायर अभ्यास था, वो आधिकारिक तौर पर 11 नवंबर को खत्म होना था, लेकिन दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य निगरानी और गतिविधियां जारी रहने की पूरी संभावना है। अच्छा। साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्रतिक्रिया क्या होती है या उनके अगले कदम क्या होते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। कूटनीतिक स्तर पर क्या उम्मीद की जा सकती है? कोई और बैठक है? एपेक बैठक और मनीला संवाद के बाद अब कूटनीतिक गतिविधियां जारी रहेंगी। संभव है कि आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठकें हों, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और चीन के मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़े। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या आसियान देश अमेरिका के आग्रह पर कोई एकजुट रुख अपना पाते हैं या नहीं। और अमेरिका फिलीपींस की नई संयुक्त टास्क फोर्स का क्या? हाँ, इस टास्क फोर्स का संचालन कैसे शुरू होता है और वे किस तरह के अभ्यास करते हैं, ये भी देखने लायक होगा। चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही बतानेस में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का बढ़ना भी एक अहम पहलू है, जिस पर नजर रखनी होगी। चीन के नए विमान वाहक पोत फुजियान के बारे में क्या? उसका क्या स्टेटस है? फुजियान की पहली तैनाती और उसके समुद्री परीक्षण यानी सी ट्रायल्स, वो भी जल्दी शुरू हो सकते हैं। अच्छा। इससे उसकी वास्तविक क्षमताओं और चीन के इरादों का ज्यादा साफ अंदाजा लगेगा। यह पश्चिमी प्रशांत में नौसैनिक संतुलन को कैसे बदलता है, इस पर विशेषज्ञों की नजर रहेगी। और अंत में सबसे अहम बात क्या है जिस पर ध्यान देना है? सबसे अहम बात यही है कि ताइवान जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर में लगातार सैन्य गतिविधियां जारी रहेंगी। किसी भी छोटी घटना या गलतफहमी से तनाव बढ़ने का खतरा बना हुआ है। हाँ, ये खतरा तो है। जी, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में किसी भी संभाव्य वृद्धि यानी एस्केलेशन पर कड़ी नजर रखना बेहद जरूरी होगा। ये क्षेत्र वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। आज की ये गहन चर्चा स्टाइलो न्यूज द्वारा संभव हुई। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, पहले ट्विटर, से व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफिंग प्राप्त करने की सुविधा देता है। स्टाइलो न्यूज को अनुभवी इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स ने बनाया है और ये वैश्विक घटनाओं पर नजर रखने में काफी मदद करता है। ये 250 से ज्यादा स्रोतों से वास्तविक समय में जानकारी लेता है, 20 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद और विश्लेषण करता है। AI एजेंट, लोकेशन AI बॉट, RAG चैट और अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड जैसी सुविधाओं के जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चाहे किसी मीटिंग की तैयारी करनी हो, किसी खास क्षेत्र के बारे में अपडेट रहना हो या सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ानी हो, स्टाइलो न्यूज सूचनाओं के भारी बोझ से बचाता है। इसके एग्जीक्यूटिव मंथली जो $19.99 प्रति माह है और एग्जीक्यूटिव एनुअल जो $199.99 प्रति वर्ष है, ये प्लान 7 दिन के निशुल्क परीक्षण के साथ उपलब्ध हैं। जी, और सरकारों और बड़े उद्यमों के लिए स्टाइलो प्लस कस्टम मूल्य निर्धारण पर उपलब्ध है।
AI संचालित ऑन डिमांड समाचार और विश्लेषण पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता ली जा सकती है। बिल्कुल। सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह विश्लेषण श्रोताओं के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रहा होगा। ये हाँ, धन्यवाद। और अगर भविष्य की चर्चाओं के लिए कोई विषय सुझाना हो या स्टाइलो न्यूज के बारे में और जानना हो तो कृपया अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। आज हमने देखा कि कैसे मौसम और राजनीति एक ही क्षेत्र में एक ही समय पर एक साथ उथल-पुथल मचा सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का ये घातक मिश्रण और तेज होगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर विचार करते हुए अगली बार तक सूचित रहें। नमस्कार।